पीएनजी के खिलाफ अपकमिंग ओडीआईज और मलेशिया पीएनजी के खिलाफ जो ट्राई सीरीज है उसको लेकर नेपाल ने जो होस्टिंग टीम है उन्होंने अपनी स्क्वाड अनाउंस कर दी है। वो अनाउंस हमने कम्युनिटी में डाल दिया, जाके देख सकते हैं, ट्विटर पे भी हमने वहाँ पे डाला हुआ है। स्क्वाड किस तरीके की है, डेली क्रिकेट की इस पे कौन कौन से प्लेयर्स जो लिए गए हैं उन पे खास करके हम नज़र हमारी है, डिस्कशन इस पे ज़रूर करेंगे हम कल शाम 4 बजे। जी हाँ, उससे वीडियो ज़रूर आएगा, उसको ज़रूर से ज़रूर सुनिएगा और आप सब भी इन्वाइटेड होंगे कि उस वीडियो में आप उस वीडियो को सुने, हमारी राय भी जाने समझें कि किस किस प्लेयर्स के बारे में क्या क्या चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं और उसके बाद आप अपनी राय भी वहाँ पर कमेंट बॉक्स में रखिए, आपस में डिस्कशन करिए क्योंकि डेली क्रिकेट प्लेटफॉर्म ही उसी की है। कल शाम 4 बजे वो वीडियो जरूर देखना मत भूलिएगा, एनालाइज एंड डिस्कशन ऑन दिस नेपाल स्क्वाड। चलिए आज के इस लास्ट मैच की बात कर लेते हैं। वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 के राउंड 10 में आखिरी मैच था आज पीएनजी वर्सेस नेपाल और कह सकते हैं आप कि यहाँ पर नेपाल की जो कंफर्टेबल विक्ट्री है वो 4 मैचों के बाद अब जाकर इस चौथे मैच पे आई, जिसे हम कहते हैं एक कंफर्टेबल विन वो यहाँ पर दर्ज हुई है। 2 यूएई के खिलाफ वो मैच हारे, एक जो पीएनजी के खिलाफ था वो नेल बाइटर ऑलमोस्ट लास्ट में फिनिश हुआ, लेकिन ये जो है वो कंफर्टेबल विन हुआ है और ये कई सारे मायनों में उन सारी चीजों में मोहर लगाता है जो हम लगातार टीम के लिए चाह रहे थे और कहते हुए भी आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर पहला रिएक्शन नेपाल की पहली कंफर्टेबल विन इस राउंड 10 में। बिल्कुल, और बहुत ही शानदार जीत नेपाल ने दर्ज की है कहीं ना कहीं और हर डिपार्टमेंट में अच्छा परफॉर्म हुआ है, जो कि बहुत रेयर ही देखने को मिलता है कि हर डिपार्टमेंट में अच्छा परफॉर्म हो नेपाल की तरफ से। तो क्लिनिकल विन कहीं ना कहीं ये कहें तो बिल्कुल बुरा नहीं होगा, क्लिनिकल विन हर डिपार्टमेंट में शानदार खेली है नेपाल आज। बिल्कुल, और आज अगर थोड़ा सा पीछे चले, आज पीएनजी ने पहले बैटिंग की है। जी हाँ, पीएनजी की आज पहले बैटिंग थी और बैटिंग में पीएनजी की जो लगातार जो इनकी फॉर्म चल रही है वो अभी भी कंटिन्यू है। यानी आप किस तरह से देखते हैं पीएनजी की बैटिंग वर्सेस नेपाल की बॉलिंग? नहीं, देखिए बहुत ही ज़्यादा बैटिंग जो है वो बहुत खराब रही है, बैटिंग उठ ही नहीं रही है। पीएनजी मैच भी जीता है तो वो बैटिंग की वजह से नहीं, वो बॉलिंग की वजह से। बिल्कुल, बहुत ही लो स्कोर पे यूएई को रोक दिया था। बिल्कुल सही, तो कहीं ना कहीं यही बात है कि बॉलिंग कहीं ना कहीं इतनी खराब है, आप असद वाला पे हर बार डिपेंड नहीं रह सकते। 45 उन्होंने मारे जरूर हैं, हर बार वो सेवियर के तौर पर उभरते जरूर हैं कि हाँ मैं टीम को इस स्कोर तक पहुंचा सकता हूं, पर किसी और को भी ऐसा नहीं हुआ है। ऐसा बहुत रेयर ही होता है पीएनजी में कि आज असद वाला ने भी 50 जमाई हो तो एक और प्लेयर ने साथ में 50 मारी। बिल्कुल, ये हो जाए तो 210 250 खुद ब खुद स्कोर पहुंच जाएगा, लेकिन वो भी नहीं हो पाता, स्कोर नहीं बना पाती है पीएनजी। जी हाँ, और जो हम कहते हैं कि पीएनजी का जो कह सकते हैं आप जो रन्स का जो भंडार है वो नीचे आके शुरू होता है, नीचे से शुरू होता है, लेकिन आज वहां पे भी सारा मामला खाली था। थोड़े बहुत अभी भी हुआ है, लेकिन उतना नहीं हो पाया कि जितना टीम कम से कम और 200 के आसपास पहुंच सके, वो नहीं हुआ क्योंकि वही हम जैसे कहा कि असद वाला के ऊपर ही इर्द गिर्द ये पूरी टीम परफॉर्म करती हुई नजर आती है। बैटिंग डिपार्टमेंट की यहाँ डेफिनेटली बात की जा रही है। वही अगर बॉलिंग की बात करें, नेपाल की बॉलिंग ना कभी खराब रही थी इस राउंड 10 में और वैसे भी, और ना आज भी खराब रही है। बहुत ही बेहतरीन और क्लिनिकल बॉलिंग आज भी रही है। एंड सोमपाल कामी की बॉलिंग को आप क्या देखते हैं? 4 मैचों में 11 विकेट वापसी के बाद वाकई में शानदार परफॉर्म किया है उन्होंने। अपने परफॉर्मेंस से कहीं ना कहीं बहुत अच्छा टीम में एक अच्छा माहौल रखा है कि हाँ हम सीनियर्स हैं, हम तो सीनियर हैं तो परफॉर्म भी एक सीनियर की तरह होना चाहिए। कहीं ना कहीं परफॉर्म एक बड़े आप लीड करेंगे तभी आप सीनियर भी कहलाएंगे। कहीं ना कहीं जो कहा है सीनियर का एक ठप्पा है उनके पीछे, वो बिल्कुल उन्होंने प्रूव करके दिखाया कि हाँ मैं इस टीम में सीनियर बॉलर हूँ इस टीम का। बिल्कुल, और पूरी तरह से कैपेबल हूँ कि अपनी टीम जो फ्रंट लाइन बेस है उसे लीड करने में, तो डेफिनेटली इसमें कोई दौरान नहीं है। वहीं पर अगर दूसरी तरफ बात करें, अगर संदीप लामिछाने की बॉलिंग को आज आप किस तरह से देखते हैं, उसके अलावा जो और जो बॉलर्स आज यूज किए गए उनको किस तरह से देखते हैं? आज जो बॉलिंग रही है आज ओवरऑल नेपाल की बॉलिंग डिपार्टमेंट। नहीं जरूर, देखिए आरिफ शेख को भी बहुत अच्छा यूटिलाइज किया। आरिफ शेख ने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई, करण केसी ने बहुत साथ दिया सोमपाल का ताकि रन ज़्यादा कंसीड ना हो। कहीं ना कहीं शुरू में अगर थोड़े बहुत रन निकल जाते तो कहीं ना कहीं स्कोर में वो अफेक्ट करता, पर वही बहुत अच्छा हुआ। स्पिनर्स ने उसके आने के बाद स्कोर को ज़्यादा ढीली बॉलें नहीं रखी ताकि स्कोर बढ़े ना, अपने स्टिक टू प्लान रहे, विकेट निकालने की तलाश में रहे। कहना बुरा नहीं होगा अगर कि विकेट निकालने की तलाश में थे। सबकी बॉलिंग बहुत अच्छी रही है। विकेट, और आप इससे पता लगाइए कि विकेट आज सभी को मिले, सभी ने विकेट लिए। पवन शराफ को बॉलिंग दी गई, उन्होंने भी विकेट लिए। चलिए आप पकड़ में थे मैच में, अच्छा है आपने पवन शराफ को बॉलिंग दी, पर आइंदा ऐसा ना हो कि आने वाले मैचेस में बड़े मैचेस में इस तरह की जो चीज़ें हैं अपने कोर बॉलर पे ध्यान रखें तो बेहतर होगा। बिल्कुल बेहतर होगा। चलिए एक यही चीज़ यहाँ पर निकल कर आती है
उसके बाद इस टारगेट को चेस करने की जहां तक बात आती है, चेस में हम कह सकते हैं कि 170 अबव का जो 174 जी हाँ 174 का जो टारगेट है वो इतना ज़्यादा हैवी है नहीं, क्या डेफिनेटली हैवी है नहीं, लेकिन नेपाल की जो बैटिंग है ऐसी रही है वो इस किसी 150 से ऊपर किसी भी स्कोर को इतना हैवी ले लेती है, अपने ऊपर इतना प्रेशर ले लेते हैं कि वो भी इसको ऐसा लगता है कि अरे यार पता नहीं स्कोर भी चेज होगा कि नहीं। ये इंटेंट कहीं ना कहीं माहौल पहले से क्रिएट हो जाता है। लेकिन आज की बात करूँ, आज क्या अलग था इस चीज़ में, वो यहाँ पर आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सबसे पहले आया कुशल बुर्तल आसिफ से। आसिफ की आज वापसी हुई, आसिफ आज फिर से नहीं चले हैं और सिर्फ 2 रन के अंदर वो आउट हो गए। कुशल बुर्तल ने आज शानदार 50 जरूर जमाई है। उनके साथ आज 1 डाउन, जी हाँ सबसे बड़ी बात कि आज ज्ञानेंद्र मल्ला को एक्सक्लूड किया गया, उनकी जगह पे आज 1 डाउन जो है वो आरिफ शेख आए हैं। क्या अलग देख रहे हैं अयान आप इस 1 डाउन की परफॉर्मेंस में कि ये टीम ने बिना प्रेशर लिए इतने कंफर्टेबल तरीके से विन किया है इसी स्कोर को, जहां पर लगभग इसी स्कोर को, इसमें 20 रन और ज्यादा थे पीएनजी के खिलाफ, वहां 50 ओवर लग गए थे इसको चेस करने को। जी हाँ, ये बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए आरिफ शेख, ज्ञानेंद्र मल्ला को जो बाहर किया गया है कहीं ना कहीं, ये एक्सक्लूजन डेली क्रिकेट के हिसाब से तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। हमने तभी कहा था, हमारे व्यूअर्स को याद होगा कि जब पहला मैच हमने कहा था सिर्फ उनको रखने के लिए, पीएनजी पहला मैच ना सिर्फ उसी में रखिए, अगर वो परफॉर्म नहीं करते हैं तो आपने एक्सक्लूड उसी वक्त कर सकते हैं। उसी वक्त आपने नहीं किया, आपने उसका खामियाजा भुगता, और ये खामियाजा शायद आप भुगतते नहीं अगर वो थोड़ा देर पहले हो जाता। 168 टारगेट गेटेबल था, वो बिल्कुल हो जाता अगर यंग लड़के वहां पर मौजूद होते जैसे आज हो रहे हैं। ये बिल्कुल होता गेटेबल। ज्ञानेंद्र मल्ला का मूड नहीं है कि वो वहां खेले, जब किसी इंसान का मन ना हो तो उसे खिलाने का कोई फायदा नहीं है। अब ये टीम से कोच सर भी ये बोल चुके हैं कहीं ना कहीं, उनके मुंह से भी ये बात निकल आई है, तो समझ लीजिए कि टीम में क्या चल रहा है। और आज जो परफॉर्म हुआ है आरिफ शेख में, तो वो है कि वो आएंगे पर विकेट ऐसे नहीं देंगे कि 5 बॉल या 10 बॉल में आउट हो जाए, इसकी गारंटी डेली क्रिकेट जरूर दे सकता है। वो रेयर ओकेजन्स में आपको देखने को मिलेगा, कभी कभार ही मिलेगा, वरना मोस्टली वो टिकने वाले प्लेयर ही हो, खेल के जरूर जाएंगे बॉलिंग। ये है कि हाँ 1 डाउन में आया हूं तो ऐसा नहीं है कि हाँ 5-10 बॉलों में या मेरा मन नहीं है, मूड नहीं है, इस तरीके के वो नहीं है, टिक के जरूर जाएंगे, पार्टनरशिप बिल्डअप जरूर होगी। बिल्कुल। और आरिफ शेख की एक बेहतर और बात है कि वो उनका जो स्ट्राइक रेट है वो भी टिक्ड रहता है। आज की अगर हम बात करूं, जिससे हम कह रहे थे कि आपको स्ट्राइक रेट देखिए आज कुशल बुर्तल और आरिफ शेख की खास करके इस चेस को करते हुए। बिल्कुल। और आप देखेंगे 78 का कुशल बुर्तल का है। कुशल बुर्तल क्या है, खेलते भी इसी स्ट्राइक रेट से, ओपनर बैट्समैन है, खेलना भी चाहिए। और आरिफ ने 57 का स्ट्राइक रेट लिया। ये स्ट्राइक और बेहतर था, वो जैसे जैसे जीत के करीब पहुंचते गए तो थोड़ा स्लो हो गए, लेकिन ये स्ट्राइक रेट 67 और 70 भी था जब इन्होंने कुशल बुर्तल के साथ अपनी पार्टनरशिप इनकी चल रही थी। और उसके बाद दीपेंद्र सिंह ऐरी आए, और ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छा है आरिफ की तरफ से कि हाँ अब भाई काम तो हो गया टीम का, बिल्कुल टीम का काम हमने कर दिया, अब थोड़ा सा हम अपने लिए भी थोड़ा बेटरमेंट के लिए खेले, कुछ पर टाइम बिताए। ये आपने बिल्कुल सही कहा, उनका स्ट्राइक रेट पहले बेहतर था। इसका माइंडसेट मतलब क्या है कि हाँ चलिए अब हमने टीम के लिए निकाल दिया है, जी हाँ देश के लिए कर दिया, अब थोड़ा सा अपने लिए भी टाइम बिता लेते हैं पिच पे तो बेहतर। बिल्कुल। यहीं पर यहाँ पर जो इसका जो कंपैरिजन है वो स्ट्रिक्टली कुशल बुर्तल के साथ होता है। आपने 50 मारी, रन्स किए, बहुत अच्छा किया, इंपॉर्टेंट क्रूशियल विन में आपका कंट्रीब्यूशन रहा, आपने एक हाफ सेंचुरी चढ़ी, अच्छी बात है। लेकिन 50 रन के बाद अचानक से इस तरीके का रवैया अपनाना, ये क्या यहाँ पर आप स्ट्राइक रोटेट करके अपनी इनिंग को और बढ़ा नहीं सकते थे? क्या आप नॉट आउट नहीं जाना चाहते थे, या आप ये सोचते कि नहीं मुझे 50 में पहुंचाऊं, इसका नेक्स्ट पड़ा है 75, मुझे 75 भी टच करना है, आराम से जाता हूं, धीरे धीरे अपनी टीम को कंट्रीब्यूट करता हूं और इस विन को बड़े विन की तरफ लेके जाता हूं। क्यों ना मैं इस विन को 9 विकेट से अपनी टीम के लिए लेके जाऊं, या 8 विकेट से अपनी टीम के लिए लेके जाऊं। ये थोड़ी चीजें भी देखने वाली, ये नहीं कि 50 मारने के बाद आप बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल, मेरा काम हो गया, 50 रन मार दिए, मेरी जगह तो कंफर्म हो गई। आपकी जगह कंफर्म क्या, आपकी जगह तो टीम में बनी हुई है। बस आपको थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना है ना कि आप 50 रन मार दिए तो काम नहीं हो गया, आपको अपने ऑफ द मार्क पूरा कंप्लीट करके जाना है इस मैच को। अगर आप फिनिश करना सीखेंगे तो आपके लिए ही बेहतर होगा, आप बहुत कुछ सीखेंगे उस चीज से, और वो चीज कहीं ना कहीं आरिफ शेख करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल सही। और इसके बाद दीपेंद्र सिंह ऐरी है, पूरी सीरीज में वो फ्लॉप गए हैं कहीं ना कहीं सीरीज में। बॉलिंग से उन्होंने सीरीज में थोड़ा कवर करने की कोशिश किया है, पर आपका काम सेकंड डाउन को संभालना है जिस तरीके का कहीं ना कहीं ये तो प्रॉब्लम नहीं हो रही है उनको, क्योंकि उनको बॉलिंग, जैसे हमने पहले ही कहा था कि उनको बॉलिंग इतनी दी जा रही है कि कहीं ना कहीं उनकी बैटिंग में भी वो इफेक्ट नजर आ रहा है। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने, और ये कहीं ना कहीं हम कई प्लेयरों में भी देख चुके हैं कि ये कैसे ठीक होगा, ये थोड़ा सा बर्डन कम करके उनको पता लगाया जा सकता है। 5-6 ओवर दीजिए, उसकी 2-3 मैचों में ऐसे करिए, उसके बाद देखिए कि वो क्या कर रहे हैं।
बिल्कुल। नहीं हो पा रहा तो भाई क्वेश्चन उठेगा, सवाल उठेंगे। जी हाँ, डेफिनेटली यहाँ पर वनडे की बात हो रही है, नहीं, strictly one day, स्ट्रिक्टली हाँ। ओडीआई की बात हो रही है, क्योंकि 4 मैचों में 3 मैचेस में फ्लॉप हो जाना कहीं ना कहीं कंसर्न जरूर है। तो आप उनके ओवर्स कुछ कम करके देखिए, 2-3 ओवर उनसे कराइए और उसके बाद एक बार और ट्राई करिए कि उनकी परफॉर्मेंस अब क्या बेहतर हुई है। अगर बेहतर हुई है तो आंसर बहुत शॉर्ट आउट है, सिंपल है, आपके सामने है कि भैया इनके ओवर कम करिए, इतना प्रेशर उन पे मत डालिए उस तरफ से, बॉलिंग डिपार्टमेंट से। और अगर फिर भी नहीं आ रहे रन्स कहीं ना कहीं ओडीआई में, ये याद रखिएगा क्वालिटी टीम्स के खिलाफ, बिल्कुल यूएई हो, स्कॉटलैंड, ओमान, नामीबिया, जिनकी बॉलिंग बहुत शानदार रही है, कंसिस्टेंट बेसिस पे जिनकी शानदार बॉलिंग रहती है। ये नहीं कि एक मैच में अच्छी है दूसरे मैच में खराब है, ऐसी नहीं। उनके खिलाफ जो परफॉर्मेंस आप देखने को दीपेंद्र की अगर अच्छी मिल जाती है डेफिनेटली, तो वो फिर कोई दोहराई नहीं, फिर तो वो बेहतरीन करते हुए नजर आएंगे। रोहित पड़ल एक और बेहतरीन इनिंग उनकी तरफ से, ये जो प्लेयर है ये डेफिनेटली वनडे क्रिकेट के लिए बने हुए हैं। बिल्कुल, इसको कोई दोहराई नहीं है, इसमें ज़्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। इस पे बात करेंगे तो वो उनके लिए बुरा होगा कहीं ना कहीं, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। थर्ड डाउन के लिए वो बहुत बने हुए प्लेयर हैं। 91 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने इस चेस को चेस किया है, इस स्कोर को चेस किया है, शानदार खेले हैं, बहुत अच्छा। ये नहीं 160 प्रेशर वाले मैच में बिल्कुल, मैं ये कहने वाला था, जब प्रेशर वाले मैच थे, जब इस मैच में तो उन्हें भी पता था कि चलिए हम डेंजर जोन से बाहर लगभग आ चुके हैं, आरिफ और कुशल ने अपना काम कर दिया, तो उन्होंने स्ट्राइक रेट को 90 ले गए। लेकिन जब वो प्रेशर मैच में थे तब भी उनका स्ट्राइक रेट 70 से अबव था, 71 72 था। ये गौर करने वाली बात है कि कितना पॉजिटिव क्रिकेट रोहित खेलते हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं है। इसीलिए हम लगातार, आप इस सीरीज से पहले भी, प्रैक्टिस मैचेस से पहले भी लगातार क्रिकेट ने कहा कि आप यंग प्लेयर्स को मौका दीजिए, आप बैटिंग ऑप्शंस नए तलाशिए। अब हो गए जो थे पुराने, आप प्रेजेंट में जिए, खास करके आपको फ्यूचर देखना होगा, आपको प्रेजेंट देखना होगा, पास्ट में क्या रहा है, कौन कितने बड़े 30 मार खा रहे हैं, कौन क्या कर चुके हैं पास्ट में, वो सब पास्ट में रहने दीजिए। पास्ट में तो नेपाल वर्ल्ड कप भी खेला हुआ है, क्या आप आगे आप वर्ल्ड कप नहीं खेलना चाहेंगे, या उसी में नहीं चलिए आपने 2014 का वर्ल्ड कप खेला हुआ है। यही चीजें हैं, आप नए बैटिंग ऑप्शंस ढूंढिए। आजकल के जो क्रिकेटर है ना, वो वक्त बिताने के साथ साथ तेजी से स्ट्राइक रेट के साथ रन्स भी मार सकते हैं, जो आरिफ करके दिखाते हैं, जो कुशल करके दिखाते हैं, जो रोहित कुमार पटेल करते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि भीम शार्की, विवेक कुमार यादव ये भी करेंगे अगर आपको लगातार मौके दें। नहीं कि 2 मैच दें और फिर बाहर बिठा दें, 2 मैच में आपको 2 शतक नहीं मार के देने वाले, मौके इनको लगातार दीजिए। इसलिए हम लगातार आज भी उसी पे कायम है कि आप बैटिंग ऑप्शंस ढूंढिए नए से नए, ताकि आप 1 डाउन से लेकर 4-5 डाउन तक की जो प्लेयर का सेटअप है वनडे क्रिकेट में, वहां भर सके। क्या कहेंगे? नहीं बिल्कुल सही, ये बैटिंग ऑर्डर का ही नेपाल को प्रॉब्लम है, इशू है, बहुत बड़ा दिक्कत है कहीं ना कहीं। एक स्टेप आज लिया है, बहुत अच्छा स्टेप कहीं ना कहीं नजर आया है। आप ये गौर करिए, इसे बहुत लोग कहेंगे कि अरे यार पीएनजी के खिलाफ ही तो था, इसमें क्या हो गया, ये हो गया। इसी पीएनजी ने करी थी। मैं यही बात बोलने जा रहा था एग्जैक्टली कि 200 और रन आपको चेस करने के लिए 50 ओवर लग गए थे। वही आपके डिसिप्लिन माइंडसेट की वजह से कि वही 1 डाउन, वही 2 डाउन, वही पुराने प्लेयर, वही डिसिप्लिन प्लेयर, वही स्ट्राइक रेट को 30-35 के हिसाब से खेलने वाले प्लेयर 50 ओवर तक ले गए थे 204 रन को, और आज आपके सामने रिजल्ट। बस यही कहना है। इसी को आप एग्जांपल देख लीजिए कि यही पीएनजी थी, यही नेपाल पुरानी वाली थोड़ी सी प्लेयर्स में मौजूद थे, थोड़ा बहुत चेंज किया, माइंडसेट आप खुद ही देख सकते हैं। बिल्कुल, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, सोचने वाली बात है कि इस जीत से आप क्या ले सकते हैं। चलिए कहते नहीं है वो आयान की अंत भला सब भला, यहाँ पर एंडिंग अच्छी हुई है। 2 जीत यहाँ पर नेपाल को इस टूर्नामेंट में, लेकिन 2 बहुत ही कह सकते हैं कि करारी हार यहाँ पर मिली है, जो कि नहीं होनी चाहिए। खास करके अभी भी लगता है 168 गेटेबल थे, बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस वहां पर देखने को मिली है। खैर ओवरऑल फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कल इस पूरी सीरीज की रिपोर्ट कार्ड लेकर आपके सामने आएंगे, कौन टॉप स्कोरर रहे, कौन टॉप विकेट टेकर रहे, क्या किस टीम ने अच्छा गेम किया, क्या किस टीम के लिए खराब हुआ है। ओवरऑल कंप्लीट परफॉर्मेंस रिपोर्ट कार्ड कल 12 बजे आपके सामने प्रेजेंट हो जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना है। कल शाम 4 बजे स्क्वाड एनालिसिस जो होगी, डिस्कशन जो होगा नेपाल की जो स्क्वाड आई है उससे रिलेटेड, वो जरूर से जरूर सुनिएगा, और उसमें आप भी अपनी राय रखिएगा, सब आपस में मिलकर डिस्कशन जरूर जारी रखिएगा।